हेलो ऑल, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन का जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था ऑक्सीडेशन नंबर, उस पर हम लोगों ने बात किया था। मैंने कहा था कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी मॉलिक्यूल या आयन में एक एटम के ऊपर जो एपरेंट चार्ज होता है उसी को कहते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर को ही हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। फिर जब आप ऑक्सीडेशन नंबर प्रैक्टिस कर रहे थे तो आप एक पॉइंट याद करिए। मैंने कहा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट जब तुम फाइंड करोगे तो वो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर और फ्रैक्शन भी आ सकता है। अब जब कहते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एटम के ऊपर चार्ज है, तो एक चीज जो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि आखिर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन कैसे आएगा, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं कि किसी भी एटम पर चार्ज जो आता है वो आता है बिकॉज ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर उस रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज है, ट्रांसफर है, लॉस है, गेन है, वो तो हमेशा इंटीजर में होगा। आप हाफ इलेक्ट्रॉन तो किसी को दे नहीं सकते, किसी से हाफ इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकते। लेकिन जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर कहूंगी कि एक एग्जाम्पल कंसीडर करो C3O2, और इसमें मैं किसी से कहूं कि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो। इस कंपाउंड को कहते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। अब जब तुम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करोगे कार्बन का, यहाँ पर अब एक एक यहाँ पर ये भी इशू आता है कि इस लास्ट क्लास में मैं अंडरलाइन कर रही थी कि इस एटम का फाइंड करो। अगर वो अंडरलाइन नहीं किया रहे तो कैसे पता चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनोगे और इस ऑर्डर को हमेशा के लिए याद रखोगे। इसलिए याद रखोगे क्योंकि फिर जब बैलेंसिंग वगैरह आगे बताएंगे कमिंग लेक्चर में, तो उस समय अंडरलाइन नहीं होता, आपको खुद ही पता करना होता है कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे अननोन एलिमेंट का। अननोन मतलब क्या? वो एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट रूल में नहीं बताया था। अब याद करो रूल में किसको किसको मैंने बताया था। ग्रुप 1 ऑलवेज +1, ग्रुप 2 ऑलवेज +2, एल्यूमिनियम ऑलवेज +3, जिंक कैडमियम ऑलवेज +2, फ्लोरीन ऑलवेज -1। इतना बताया था। इसके अलावा मैंने कहा था कि ऑक्सीजन को जब भी वैल्यू डालना है आप -2 डालेंगे। अगर आपको हाइड्रोजन डालना है तो +1 डालेंगे। हालांकि मेटल हाइड्राइड में -1 भी हाइड्रोजन का होता है, लेकिन आपको जब वैल्यू पुट करना है यू पुट, इन केस मेटल इज नॉट देयर यू पुट +1 फॉर हाइड्रोजन। और हैलोजन, फ्लोरीन के अलावा जो हैलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप क्या पुट करेंगे? -1। देखो, तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझो। मैंने पिछले क्लास में भी ये चीज कहा था कि रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर बहुत सिंपल है। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट को अच्छे से समझते हैं तो ये चैप्टर का हर टॉपिक तुमको बड़ा आराम से समझ में आएगा। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो फिर मुश्किल होगा। सो आई विल सजेस्ट कि अगर कोई ऐसे हो जो अभी इस वीडियो से ही स्टार्ट कर रहे हो रिडॉक्स रिएक्शन, तो वो पिछले वाले वीडियो को एक बार पहले जा करके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक बार उसको जा करके पहले कंप्लीट देख लो। खास करके वैसे बच्चे जिनको ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी नहीं पता, मतलब जो रिडॉक्स रिएक्शन अपने लाइफ टाइम में ये पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो ये जरूरी है कि वो जा करके पहले उसको देखो एंड देन यू कम बैक हियर, और चीजें तुमको बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली समझ में आएंगी। तो फिर अननोन, मैं जितने भी एलिमेंट को मैंने अभी कहा उसमें कार्बन नहीं था, तो कार्बन यहाँ अननोन हुआ। अब मान लो, सपोज करो कि कभी ऐसा हो कि कार्बन नहीं है, अननोन कुछ भी नहीं है। जैसे मैं कह रही हूँ, सपोज मैं कहती PH3 में ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो और अंडरलाइन नहीं करती, तो फॉस्फोरस के लिए मैंने कोई रूल नहीं कहा, इसलिए P का ही ऑक्सीडेशन स्टेट आप यहाँ पर निकालते। लेकिन मान लो मैं किसी को कहूँ HClO3। अब यहाँ याद करो, हाइड्रोजन के लिए भी मैंने अभी वैल्यू कहा +1, ऑक्सीजन के लिए कहा -2, Cl के लिए कहा -1। तो फिर यहाँ किसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे? सबका रूल तो पता है। तो अगर कोई अननोन नहीं है तो आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे I का, आयोडीन का। अगर I नहीं है तब आप फाइंड करेंगे Br को, वो भी नहीं है तब आप फाइंड करेंगे Cl को। तो यहाँ देखो, अननोन कोई नहीं है, सबका वैल्यू मुझे पता है, I नहीं है, Br नहीं है, तो यहाँ किसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमको फाइंड करना चाहिए? Cl का। लेकिन मान लो अगर मेरे पास H2O2 है,
अननोन कुछ है नहीं क्योंकि हाइड्रोजन का वैल्यू भी पता है +1, ऑक्सीजन भी पता है -2। फिर हम हैलोजन ढूंढ रहे IBrCl, वो भी नहीं है। तब आप किसका फाइंड करते हैं? तो इस केस में आप ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। और अगर मान लो ऑक्सीजन भी ना हो, जैसे मान लो मेरे पास ये है, तो मेरे पास सोडियम का भी वैल्यू पता है मुझे +1 और हाइड्रोजन भी मुझे पता है, तो मैं किसका फाइंड करूं? तब आप किसका फाइंड करते हैं? H का। यानी यहां पर हम किसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे? H का। और क्योंकि ये मेटल हाइड्राइड है, H का फाइंड करके देखो, H विल बी -1 हियर। देखो सोडियम +1 रखोगे, जिसका फाइंड करना है X, पूरा मिला करके 0, X इक्वल्स टू ये उधर चला गया तो -1। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। और इसलिए मैंने यहाँ कहा कि ये जब आप बात कर रहे हैं कार्बन सब ऑक्साइड में, तो यहाँ पर आप किसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे? कार्बन का। तो निकाल करके पहले देखो, फिर तुम समझोगे कि क्यों आज का हेडिंग मैं कह रही हूँ स्पेशल केसेस। और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो तुम्हारे पिछले क्लास के कंपैरिजन में आज का क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछला क्लास का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं सीख पाओगे तो ये चैप्टर आगे आप कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट से पूछना है मुझे, तो मैं सबसे पहले, एंट्रेंस में भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा, और तुम जानते हो कि साइंस में हमेशा एक्सेप्शन और स्पेशल केसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन पूछना होगा तो यही स्पेशल केसेस जो मैं आज डिस्कस करूंगी यहीं से पूछा जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखो, तुम देखोगे कि यहीं से क्वेश्चन होता है। सो क्या करोगे? अभी यहाँ कार्बन जिसका फाइंड करना है, मैंने क्या कहा था? X। क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट एक एटम के लिए डिफाइन करते हैं तो एक कार्बन का X, लेकिन यहाँ पर तो 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ऑक्सीजन के लिए कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? -2। एक के लिए यहाँ पर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे। पूरा मिला करके क्या लिखोगे? जो इस पे चार्ज है, चार्ज तो कुछ भी नहीं दिख रहा टीचर, तो 0। नाउ 3x - 4 इक्वल्स टू कितना हो गया? 0। 3x इक्वल्स टू कितना हो गया? -4 उधर चला गया तो +4। x कितना हो गया बताओ? 4/3। अब मुझे ये बताओ, 4/3 अगर हम किसी के ऊपर चार्ज कहते हैं तो इसका क्या मीनिंग समझ में आता है? इसका मीनिंग समझ में आता है कि वो जो एटम है वो 4/3 इलेक्ट्रॉन यानी 1.33 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी को दे रहा है। पॉजिटिव मतलब लूज कर रहा है, और 4/3 मतलब 1.33 इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है? हम लोग क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब भी एक्सचेंज होगा वो तो इंटीजर नंबर में होगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन, हाफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन को अब आप और नहीं तोड़ते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये चीज बड़ा डाइजेस्ट नहीं होता। तो सवाल है, तो फिर जब हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी फ्रैक्शन, वो कैसे कहते हैं? देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट को फ्रैक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो आप किसी एलिमेंट के एक एटम का वैल्यू बताते हैं वो एक्चुअली एवरेज वैल्यू बताते हो। अगर तुम इस कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखोगे तो तुम बात को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। कार्बन, 3 कार्बन जो है वो आपस में डबल बॉन्ड से ऐसे लिंक्ड है, और फिर जो है वो ऑक्सीजन, याद करो एनालिटिकल मेथड जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी तो इसी स्ट्रक्चर से ही एक्सप्लेन करती थी। और स्पेशल केसेस में अभी जितना भी बताऊंगी ना, स्पेशल केसेस का कॉन्सेप्ट आपका सही तभी हो पाएगा जब आपको स्ट्रक्चर पता होगा। यानी एनालिटिकल मेथड ही यहाँ पर आपको यूज करना है। डायरेक्ट मेथड से आप जो वैल्यू फाइंड करेंगे दैट विल बी द एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इसलिए कि जब कभी आप एग्जाम दे रहे हैं, नो मैटर आप 11 का इंटरनल एग्जाम दे रहे हैं, फाइनल एग्जाम दे रहे हैं या एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, आपको अगर ऐसा लगता भी है कि रिडॉक्स रिएक्शन बहुत सिंपल है तो भी आप स्पेशल केसेस को एक बार रिवाइज जरूर करेंगे अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आपका आंसर जो है वो सही आए। अब याद करो, इसको मैंने बताया है कि कैसे हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते थे। कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। यानी इलेक्ट्रॉन कौन लेगा अगर ये बॉन्ड टूटा तो? यही कहते थे ना कि उसको प्योर आयनिक कंसीडर करके और बॉन्ड को तोड़ो, तब डिसाइड करो कि किस पर क्या चार्ज आना चाहिए। तो क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर दोनों बॉन्ड टूटता है तो इस पे 2-, ठीक है, और इस कार्बन पे कितना? 2+। तो इस ऑक्सीजन का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाता तो -2 होता। फिलहाल आप किसका फाइंड कर रहे हैं? कार्बन का। तो इस कार्बन का देखो +2 आ रहा है, लेकिन अब जब ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, क्योंकि ये कार्बन जो है दोनों तरफ डबल बॉन्ड बना रहा, तो इस बॉन्ड को अगर आप तोड़ते हैं तो कार्बन पे क्या कोई चार्ज आना चाहिए? देखो तो दोनों कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है।
जब सेम होता है तो कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, तो यहां से इसको कितना चार्ज मिलना चाहिए? 0। सो ओवरऑल इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाता है बताओ? 2+। ठीक है, ठीक वैसे इधर आओ, ये कार्बन अभी और डबल बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ, लेफ्ट वाले के साथ। तो यहां से जब ये बॉन्ड टूटा तो भी इस कार्बन पे 0 आया, क्योंकि बगल में कार्बन ही है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इधर से भी टूटा तो 0 ही आने, यानी इस कार्बन का टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 + 0 0 ही हुआ, है ना। फिर जब अब इसका फाइंड करोगे तो यहां से इसको 0 मिला, क्योंकि दोनों कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। लेकिन जब ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटेगा तो बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगेन, सो ऑक्सीजन विल एक्सेप्ट बोथ द इलेक्ट्रॉन्स, इस पे 2- और कार्बन पे कितना? 2+। सो इस कार्बन का टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? 2+। ठीक है, तो अब जब तुम कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, और मुझे लगता है क्लास 11 में कम से कम एवरेज निकालना सारे लोग जानते हो, तो क्या करोगे? तीनों कार्बन के चार्ज को ऐड करोगे, 2 + 0 + 2 डिवाइडेड बाई टोटल कितना कार्बन था? 3। तो ये कितना आ रहा है देखो तो? 4/3 आ रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि देखो, स्पेशल केसेस में हम लोग दो कंडीशन बात करेंगे। एक, पहला तो बात करेंगे हम लोग फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मैंने कहा कि फ्रैक्शनल आपको डाइजेस्ट ही नहीं होता रहेगा। आप ये सोचेंगे, आपके दिमाग में ये चीज जरूर आएगा कि क्या कभी कोई एटम जो है वो फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर पाएगा क्या? इलेक्ट्रॉन लॉस गेन कर पाएगा क्या? नहीं। तो दिमाग में ये रखोगे कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों आता है? बिकॉज ऑफ एवरेज वैल्यू। आप उस एलिमेंट का जितना एटम है सबका एवरेज ले लेते हैं, इस वजह से ये जब एवरेज निकाल रहे हो तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारा 4/3 आ रहा था। अगर एक्चुअल यहाँ पर ऑप्शन होता मेरे पास कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज, तो सही आंसर होना चाहिए था 2, 0 एंड 2। लेकिन जब हम लोग ऐसे जनरल निकालते हैं ना, तो हम लोग एवरेज ही निकाल के छोड़ देते हैं। मगर अगर ऑप्शन ऐसा होता, ध्यान से समझो, एक ऑप्शन होता 4/3 और एक ऑप्शन होता 2, 0, 2, तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर, मोर एक्यूरेट आंसर विल बी 2, 0 एंड 2। समझे हो? एक दूसरा केस देखो, ये भी समझोगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ना वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट हुआ तुम्हारे लिए वैसे भी, और ये तो एंट्रेंस में भी पूछा है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन Ki3? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है। तो ऐसे अगर फाइंड करोगे आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर, तो देखो तो क्या आता है। पोटेशियम क्या होता है? ऑलवेज +1। आई का फाइंड करना है तो x × 3, पूरा मिला करके कितना आ गया? 0। अब आप क्या कहेंगे? 1 + 3x = 0। 3x, यहाँ से देखो 3x विल बी व्हाट? 3x विल बी इक्वल टू -1, इसीलिए x क्या हो जाएगा? -1/3। ठीक है, फिर ये फ्रैक्शन आया। फ्रैक्शन आए तो दिमाग में अच्छे से डाल लो, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली कम्स because it is the average value, it is not the accurate value। ठीक है, अब सवाल है ये कैसे होता है, तो मैं कहूंगी देखो फिर Ki3 के स्ट्रक्चर पे आओ। एक्चुअली Ki3 जो है वो Ki और I2 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ऐसा है। और अगर पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर आप देखना चाहते हैं तो पोटेशियम, क्योंकि तुमको पता है इलेक्ट्रॉन देगा, इस पे +1, इस पे -1, और ये आयोडीन जो है ना, वो आयोडीन वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। कैसे लिखते हो? Cl2I2, I का सिंगल बॉन्ड। तो होता एक्चुअली ये है कि पोटेशियम अपना इलेक्ट्रॉन दिया इस I- को, I- जो है वो इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ऐसे लिंक्ड हो गया है। ठीक है, ये जो I इलेक्ट्रॉन लिया तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू I2 के साथ लिंक्ड हो गया है। तो इसलिए जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, देखो ये दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो 0, 0, कोई चार्ज इस पे आना नहीं है। और ये पोटेशियम जो है वो +1 अपना इलेक्ट्रॉन इस I को दे रहा, तो I- बन रहा है, यानी इस आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -1। तो जब तुम एवरेज निकालते हो तो 0 पहले आयोडीन का, दूसरे का भी 0, फिर तीसरे का -1, और बाई 3 आयोडीन है तो तुम्हारा रिजल्ट कितना आने लगता है? -1/3। होप सो कि ये बात समझ पा रहे होगे। अब इस पैटर्न का एक आध क्वेश्चन तुम खुद भी ट्राई करो। देखो थर्ड क्वेश्चन जो तुम कोशिश करो पहले खुद से कि हो पाता है या नहीं, दैट इज C2H5OH। C2H5OH, और तुम चाहो तो एसिटिक एसिड भी ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ 4 भी दे रही हूँ। यू ट्राई, एटलीस्ट वंस यू ट्राई, कम से कम एवरेज वैल्यू तो निकाल ही लो। CH3COH। ठीक है, देखो
कार्बन का निकालेंगे क्योंकि कार्बन का कोई रूल हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर भी कार्बन का ही निकालेंगे। x इंटू कितना 2, क्योंकि 2 कार्बन है। हाइड्रोजन का क्या वैल्यू रखते हो फटाफट, 1 मल्टीप्लाई 5। ऑक्सीजन का क्या वैल्यू रखते हो, -2। और फिर हाइड्रोजन का क्या वैल्यू रखते हो, +1। सब मिला करके कोई चार्ज नजर आ रहा, मुझे तो नहीं आ रहा, तो 0। 2x प्लस ये हो गया 5, ये हो गया -2, ये हो गया +1 इक्वल्स टू 0। 2x इक्वल्स टू 5 और 1 6, ये कितना हो जाता है, +4 इक्वल्स टू व्हाट, 0। 2x इक्वल्स टू, ये 4 उधर चला गया, -4, तो x कितना हो गया, -2। अब लग रहा होगा कि ये तो फ्रैक्शन नहीं आया, तो इसको स्पेशल केसेस में क्यों लिख रही हैं। इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि इसका स्ट्रक्चर तुम जरा सा देखो तो तुम समझोगे कि एक्चुअली ये वैल्यू भी ना एवरेज ही आ रहा है। C2H5OH जब आप लिखते हैं, ये हो गया CH3, ये हो गया और दूसरा कार्बन, और ये हो गया OH। ध्यान से देखो, दोनों कार्बन का सराउंडिंग या एनवायरमेंट अलग अलग है। तो ये जब तुम बॉन्ड तोड़ोगे, तो क्योंकि कार्बन का निकालना है इसलिए कार्बन के बॉन्ड पर ही फोकस कर रहे हैं, तो इस ऑक्सीजन का कितना हो गया, -1, और कार्बन का कितना हो गया, +1। लेकिन जब ये सारे बॉन्ड को तोड़ोगे, तो क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो कार्बन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से क्या होता है, कम होता है, तो ये सब बॉन्ड जब टूटेगा तो H पे प्लस, कार्बन पे माइनस। ये भी टूटा तो H पे प्लस, कार्बन पे माइनस, यानी अभी तक कार्बन पे 2 माइनस हो चुका। और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्योंकि दोनों कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, सो कार्बन पे कितना आ गया, 0। इस पूरे को तुम ऐड करो, +1 यहाँ से आया, यहाँ से -1 और यहाँ से 0, तो जब सबको सम अप करोगे तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा -1। ठीक है, अब इस पर आ जाओ। जब ये बॉन्ड तोड़ रहे हो तो इस कार्बन पे चार्ज कितना आता, 0, इस बॉन्ड से, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन ही है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही है। और जब ये तीनों तोड़ोगे तो हर बार कार्बन पे आएगा -1, सॉरी प्लस नहीं, -1, बिकॉज कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन का तो 2.1 ही होता है। ये भी टूटा तो -1, ये भी टूटा तो कितना, -1। सो टोटल कितना आ गया बताओ, -3। ठीक है, अब जब आप एवरेज निकालेंगे, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दैट विल बी व्हाट, -3 प्लस -1, और टोटल कितना कार्बन था, 2, -4/2 कितना हो गया, -2। देखो कि अच्छे से समझे हो, इसलिए मैंने इसका स्ट्रक्चर लिया। जरूरी नहीं है कि हर बार फ्रैक्शन ही होने से, क्योंकि ऑर्गेनिक में जहां पर तुम्हारा सराउंडिंग, मतलब ऑर्गेनिक कहने का मतलब जहां पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूल है, एक से ज्यादा एटम जो है, कह सकते हो कि वो सेंट्रल एटम है। ठीक है, वहां पर ऐसा केसेस हो सकता है। और ऑर्गेनिक में हम लोग क्या कहते हैं, सारा कार्बन चेन ही सेंट्रल चेन है, मतलब हर कार्बन एटम सेंट्रल एटम है। अब यहाँ पर फाइंड करके देखो कि यहाँ कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन सॉरी कार्बन का फाइंड करना है, तो इसको x लिखा, एक हाइड्रोजन का 1, तो 3 का कितना हो गया, +3। फिर कार्बन है तो फाइंड ही करना है x प्लस, ऑक्सीजन के लिए -2, इसका भी -2, तो कितना हो गया, -4, और हाइड्रोजन का हो गया कितना, +1। सब मिला के कोई चार्ज दिख रहा है, दिख रहा है तो लिखो, 100 200 जो दिख रहा है लिखो, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा तो 0। x प्लस 3, ये भी तो एक x था, 2x -4 + 1 इक्वल्स टू 0। 3 और 1 को जब ऐड करोगे तो 4 ही आएगा, और फिर जब उसमें 4 माइनस करोगे तो 0 ही आएगा। ये कैंसिल, यानी 2x इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू व्हाट, 0/2। किसी किसी का 0/2 2 ही आ जाता है, लेकिन क्योंकि मैथ्स बहुत पढ़ा है ये वाला बैच, इस लेकिन एक्चुअली जब आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट जो है वो 0 ही होगा। ठीक है, लेकिन अगेन आई विल से, जहां पर पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूल है, एक से ज्यादा सेंट्रल एटम होता है, और ऑर्गेनिक में हमेशा एक से ज्यादा, अगर कार्बन है तो ऑल कार्बन आर सेंट्रल एटम, तो ऑर्गेनिक में ये वाला केसेस होगा कि जहां आपका हो सकता है कि फ्रैक्शन ना भी आए ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन तो भी वो एवरेज वैल्यू है। अब जब स्ट्रक्चर बनाओगे इथानोइक एसिड का, 2 कार्बन है, ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये हो गया तुम्हारा 3 हाइड्रोजन, राइट। अब तुम जरा फटाफट निकालो वैल्यू,
खुद से एनालिटिकल मेथड, अगर स्ट्रक्चर जानते हैं तो आप तो कर ही सकते हैं। कार्बन का फाइंड करना है, इसलिए कार्बन पे ही फोकस करना। देखो ये बॉन्ड जब टूटेगा, जल्दी फटाफट सोचो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, तो उस पे माइनस, कार्बन पे प्लस। कार्बन से कंसर्न है इसलिए मैं कार्बन को ही देख रही हूँ। फिर ये भी टूटा, ऑक्सीजन पे 2 माइनस क्योंकि डबल बॉन्ड था, कार्बन पे 2 प्लस। ये टूटा क्योंकि दोनों कार्बन ही है तो 0, इस पर भी 0 और ये बगल वाले कार्बन का भी 0। ये टोटल कितना हो गया, +3, राइट। अब यहाँ आ जाओ, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन पे -1, यहाँ से भी -1, यहाँ से भी -1। फटाफट जोड़ लो, ये सब जोड़ करके शायद -3 ही आता है। तुम देखो तुम्हारा क्या आता है। अब जब एवरेज निकालोगे, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, सो +3 प्लस -3 डिवाइडेड बाई क्या करोगे, 2 कार्बन है तो 2 ही करेंगे। ये गया 0/2। अभी तुरंत बताया था कि अगर 0 बाई कुछ भी करोगे, 2, 10, 5, 6, रिजल्ट विल बी व्हाट, 0, है ना। तो इसलिए मैं कह रही थी कि 2 केसेस आप याद रखेंगे कि फ्रैक्शन मतलब स्ट्रक्चर एनालिसिस आपको कहाँ कहाँ पर करना है। तो पहला मैंने कहा कि अगर कभी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाता, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट में ना एक और एग्जाम्पल है जो तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है और एंट्रेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आई विल सजेस्ट कि एक बार उसको भी कर ही लो, क्यों कुछ भी छोड़ना है, ठीक है। दैट इज व्हाट, टेट्राथायोनिक एसिड दे सकता है या थायोनेट आयन भी दे सकता है। तो अगर आयन लिख रहे हैं तो H हम नहीं लिखेंगे, S4O6 2-, दिस इज टेट्राथायोनेट आयन। और अगर टेट्राथायोनिक एसिड लिख रहे हो तो 2- नहीं लिखोगे बल्कि H2S4O6 लिखोगे। इस केस में निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट फटाफट, कितना होगा। सल्फर फाइंड करना है, कितना हो गया, X × 4 प्लस एक ऑक्सीजन कितना, -2 × 6, पूरा मिला करके चार्ज कितना, -2, 4x - 12 = -2, 4x ये -12 उधर चला जाएगा तो कितना हो गया, 10, x निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 10/4 यानी 5/2। अगेन दिस इज रॉन्ग, क्यों रॉन्ग, आंसर लिखना है तो ऑप्शन में अगर 5/2 है और दूसरा ऑप्शन नहीं है, और एक सल्फर का नहीं है तो करेक्ट। लेकिन अगर एक्चुअल वैल्यू देखोगे तो ये नहीं है, फ्रैक्शन में आया, इसका मतलब है अगेन ये एवरेज वैल्यू दिया हुआ है। तो एक्चुअल वैल्यू कैसा होता है मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ और अब मुझे लगता है कि अब तुम खुद भी इस चीज को बना पाओगे। देखो 4 सल्फर है ना, तो चारों सल्फर एक्चुअली सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड है, ठीक है। हाँ ये जरूर है कि ऐसे वाले केस में एक चीज तुम्हारे लिए डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी ये है कि तुमको स्ट्रक्चर को ध्यान रखना होगा। तो स्पेशल केसेस बहुत सारा नहीं है, बस जितना स्पेशल केसेस मैं बता रही हूँ इसके अलावा और कुछ आना नहीं है। तो सिर्फ इसके इतने स्ट्रक्चर को तुम देख सकते हो, ठीक है। ठीक वैसे ही इधर में भी ये 2 डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन जो है क्योंकि नेगेटिव है तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, 7 तो हो ही गया ना माइनस होने से, बस। अब तुम ध्यान से देखो, ये सल्फर क्योंकि दोनों तरफ सल्फर से लिंक्ड है तो कितना आएगा, 0, कोई चार्ज नहीं, इसका भी कितना, 0। लेकिन इस सल्फर को देखो, यहां से तो 0, लेकिन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो +1, ये भी +2, ये भी +2, तो +1 +2 अगेन +2, सब मिला के कितना हो गया बताओ, 5 हो गया ना, +5। ठीक वैसे इसका भी फाइंड करोगे तो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू +5, ठीक है। तो अब जब आप एवरेज निकालेंगे तो 2 + 5 हो गया और 2 0 हो गया और टोटल सल्फर का नंबर कितना हो गया, 4 हो गया, तो 10/4 यानी 5/2 आया ना, ठीक है। तो ये अगर आप कर लेंगे, ये स्पेशल केस का एक पार्ट आपका यहाँ पर खत्म होता है। क्या कि अगर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आए, इस पार्ट में 2 पार्ट है, एक अगर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आए तो आप समझ जाएंगे कि आपको एनालिटिकल मेथड से स्ट्रक्चर के थ्रू आपको ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हर एक एटम का फाइंड करना है तो निकलेगा। एंट्रेंस में भी अगर आपके ऑप्शन में हर एक एटम का इंडिविजुअल वैल्यू दिया हुआ है तो आपको फिर ये एक्चुअल वैल्यू ही लिखना होगा, तब आप एवरेज वैल्यू नहीं पूछ रहे। और अगर एवरेज के लिए ही ऑप्शन दिया है तब तो आप डायरेक्ट ही निकाल लेंगे।
दूसरा केसेस मैंने क्या कहा कि स्पेशली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जहां पर एक से ज्यादा सेंट्रल एटम होता है, क्योंकि उसका सराउंडिंग वैरी करता है। जैसे ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लगा हुआ था, लेकिन ये कार्बन के चारों तरफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन ही है। तो क्योंकि सराउंडिंग वैरी करता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी वैरी करता है। जहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वहां इलेक्ट्रॉन देना पड़ा होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लिया होगा। सो जाहिर है ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी करेगा। स्पेशल केसेस में एक दूसरा केस आता है वो जहां पर पैरोक्साइड ऑक्सीजन है। पैरोक्साइड ऑक्सीजन याद करो, उस ऑक्सीजन को कहते थे जहां पर मतलब पैरोक्साइड वाला केसेस आएगा, पैरोक्साइड ऑक्सीजन जहां पर प्रेजेंट होगा। और तुम याद करो पैरोक्साइड ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन होता था जहां पर ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड होता था। हम लोग इसी लिंकेज को कहते थे पैरोक्साइड लिंकेज, और इस ऑक्सीजन का नाम होता था पैरोक्साइड ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन अपना होता है, एक बॉन्ड ये ऑक्सीजन के साथ ऑलरेडी बना चुका है, मतलब 7 हो गया, तो अब ये एक ही इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर करेगा। और बिकॉज ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो फ्लोरीन को छोड़ के किसी के साथ भी ये बॉन्डिंग करे तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन एक ही बॉन्ड ना, तो चार्ज -2 नहीं आकर के क्या आएगा -1। यानी इन शॉर्ट मैं ये कह रही हूँ कि पैरोक्साइड वाला केसेस वो होता है, पैरोक्साइड ऑक्सीजन वो होता है जहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या लेना पड़ता है -1। देखो चीजों को थोड़ा डिटेल में समझो, क्योंकि एक तो होता है कि यहाँ पर भी आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, और दूसरा मैं वो भी मेथड बताऊंगी, एक ट्रिक बताऊंगी। जनरली ये ट्रिक आपको बहुत नहीं मिलेगा कहीं, तो ये ट्रिक वो होगा जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि बिना स्ट्रक्चर याद किए भी पैरोक्साइड के केसेस को हम लोग कैसे पहचान पाते हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान से देखोगे, क्योंकि मैंने कहा कि देखो स्ट्रक्चर से मैंने जो अभी बताया वो तुमको सारे जगह पर मिलेगा, वो बड़ा इजीली मिलेगा, लेकिन ये जो मैं कह रही हूँ कि तुम बिना स्ट्रक्चर याद किए भी ये पैरोक्साइड वाला केसेस तुम बता पाओगे, यानी स्पेशल केसेस जो अभी मैं डिस्कस करूंगी वो तुम निकाल पाओगे, ये तुमको नहीं मिलेगा इजीली। इस ट्रिक को बिल्कुल, ये ट्रिक तुम्हारे लिए बहुत आसान है, बिना स्ट्रक्चर के भी आप इसको कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे तो वो ध्यान दो। सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो स्पेशल केसेस होगा, ये जो स्पेशल केस नंबर 2 है, पहला तो था फ्रैक्शनल वाला, और ये जो स्पेशल केस नंबर 2 है ये बहुत जगह पर नहीं है। तुमको कुछ ही चीज है जिसका पैरोक्साइड जिसमें हो सकता है, ठीक है। क्या क्या वो चीज है पहले वो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। तो सबसे पहला है CrO5, दूसरा है H2SO5, और तीसरा है H2S2O8, ठीक है। तो और एक और ले सकते हो लाइक सोडियम पैरोक्साइड या पोटेशियम पैरोक्साइड, तो चलो मैं एक केस ये भी ले रही हूँ, ठीक है। अगर ये आप अच्छे से सीख जाते हैं, और इसके अलावा एक ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अब तुम इतना सीख चुके हो कि इससे बाहर तुमसे कुछ भी नहीं पूछना है। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लेकर के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, और तुम जो है उसके बाद बाकी को कोशिश करना। स्ट्रक्चर मैं बताऊंगी, स्ट्रक्चर से तो डायरेक्ट ही सबका बन जाएगा, बट आई सजेस्ट कि बिना स्ट्रक्चर के भी जो ट्रिक मैं बता रही हूँ उस ट्रिक से तुम एक बार ट्राई करो, तो अगर स्ट्रक्चर नहीं भी याद रहा तो भी आप बना सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं किसके लिए, H2S2O8, ठीक है, पैरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब मान लो कोई कहेगा कि अगर स्ट्रक्चर पता होगा तो कैसे, तो मैं कहूंगी देखो स्ट्रक्चर पता है तब तो तुरंत बन गया। कैसे स्ट्रक्चर होता है, ये है S, उसके बीच में एक पैरोक्साइड लिंकेज, अगेन S, उसके बाद आप ऑक्सीजन आपके पास 6 बचता है तो ऐसे लगा दोगे, और ऑक्सो एसिड है क्योंकि तो OH का लिंकेज भी होना चाहिए, ठीक है। ये है इसका स्ट्रक्चर। अब अगर स्ट्रक्चर जानते हो तो मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम एकदम इजीली समझ पाओगे कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सल्फर पे +1, यहाँ पर भी ऑक्सीजन ज्यादा है तो सल्फर पे +1, ऑक्सीजन पे माइनस। यही वो ऑक्सीजन है जिसका -1 ही हो रहा, क्योंकि यहाँ से क्या आ रहा है, 0 आ रहा। देखो खैर हम तो सल्फर से कंसर्न है, ये डबल बॉन्ड टूटा तो 2+,
ये भी डबल बॉन्ड टूटा तो सल्फर पे 2+, तो अब तुम यहाँ से इजिली ऐड कर सकते हो कि ये क्या हो गया +6। दूसरे सल्फर का भी सेम सराउंडिंग है तो +6। लेकिन तब क्या टीचर, जब स्ट्रक्चर हमको याद नहीं है, अगर स्ट्रक्चर याद करेंगे तब तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट कर लेंगे, लेकिन अगर स्ट्रक्चर ही नहीं याद है तो कैसे कर पाएंगे। तो देखो मैं क्या बोलूंगी, सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आप जानते हैं, सोडियम ग्रुप 1 एलिमेंट है तो ऑलवेज +1। यहाँ अगर सोडियम निकालने के लिए कहा जाता ना कि फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इन Na2O2 और तुम डायरेक्ट मेथड से निकालते तो +1 नहीं आएगा। तुम फाइंड करके देखो, इसी को मैं समझाती हूँ, तुम बाकी चीज को अप्लाई करना। अभी अगर तुम सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करोगे तो देखो क्या आता है। तुमको ये पता है कि मैक्सिमम इसका यही हो सकता है क्योंकि वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन निकाल करके अगर देखोगे, यहाँ मैं साइड में निकाल करके दिखा रही हूँ, देखो क्या लिखोगे, x/2 प्लस ऑक्सीजन का। अच्छा, अब किसी के दिमाग में एक चीज और भी आएगा कि टीचर थोड़ी देर पहले तो आप बोल रही थी कि अननोन निकालो, नहीं है तो हैलोजन निकालो, नहीं है तो ऑक्सीजन निकालो, यहाँ सोडियम का क्यों निकाल रहे हैं। तो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा है सोडियम का ही ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने, जिसका कहेगा उसी का ना निकालोगे। अब सोडियम का जब तुम इस मेथड से निकालोगे तो ऑक्सीजन क्या रखोगे, -2, 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई किए इक्वल्स टू 0। तुम तो -2 ही रखते थे। 2x, तुमको सपना थोड़ी आएगा जी कि ये पैरोक्साइड है, अभी 11 क्लास में इतना सपना नहीं आता। ये पूरा मिला करके 0, 2x -4 उधर चला गया तो +4, x निकालोगे तो आ गया +2। अब जब ही +2 आएगा तो अगर तुम सारे लेक्चर को ध्यान से सीखे हो तो तुमको ध्यान में ये चीज जरूर आएगा कि टीचर ने कहा था कि ग्रुप 1 ऑलवेज +1। अगर +1 के अलावा कुछ और आ गया कंबाइंड स्टेट में तो गलत है। अगर ऑब्जेक्टिव है तब तो आंख बंद करके +1 को टिक कर दो, लेकिन अगर सब्जेक्टिव है, लिख करके दिखाना है, तब तो फंस गए। तो तब आप क्या समझेंगे, जब भी कभी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम का +1 से ज्यादा आया, ग्रुप 2 का +2 से ज्यादा आया, क्रोमियम और सल्फर, सल्फर के वैलेंस शेल में एटॉमिक नंबर 16 होता है, राइट। तो वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 से ज्यादा वो दे नहीं सकता। तो ये एक चीज तुम याद रखोगे। क्या चीज, मैं इसको यहाँ स्टार करके लिख रही हूँ, कॉपी के मार्जिन पे लिख लेना कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम एंड सल्फर इज +6। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्रोमियम का भी सल्फर का भी, यानी जहां एक्सेप्शन है उस दोनों में हम कह रहे हैं। 6 से ज्यादा आए तो समझ जाना गलत, ऑब्जेक्टिव है तो 6 पे ही टिक कर लेना। लेकिन अगर सब्जेक्टिव, अभी मान लो 11 क्लास का एग्जाम दे रहे हो या कहीं सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो, तब तो फिर आपको करके दिखाना होता है, शो ऑक्सीडेशन स्टेट या फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, तब तो आपको फाइंड करके दिखाना होगा। राइट में ना आप डायरेक्ट +6 लिख करके बच लेंगे कि चलो हो गया, हमको वैल्यू पता है, 6 से ज्यादा आया, 7 आया तो भी 6 लिख दो, 8 आया तो भी 6 लिख दो, 6 या उससे कम आया तो ठीक है, जो आ रहा है वो लिखेंगे, लेकिन ज्यादा आएगा तो हम 6 लिख देंगे। जैसे यहाँ अगर सोडियम पूछता कोई तो कह देते हैं पता है हमेशा +1 ही होता है, लेकिन अगर कहेगा फाइंड करके दिखाओ और तुम ऐसे निकालोगे डायरेक्ट मेथड जो अब तक सीखे तो आ जाएगा 2। अब तुम अपना माथा पीटोगे। तो मैं क्या कह रही हूँ कि जब भी तुम्हारा कैलकुलेटेड, दिस इज कैलकुलेटेड वैल्यू ना, यही कैलकुलेट किए हो, जब भी तुम्हारा कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा आ जाए, मैक्सिमम कितना है, सोडियम के केस में मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, +1। तो जब ही मैक्सिमम से ज्यादा आ जाए तुम समझ जाना पैरोक्साइड का केस है, यानी पैरोक्साइड ऑक्सीजन है। हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट गलत ले लिए हैं, इस वजह से ऐसे आया। तो तब तुम क्या करोगे, तुम निकालोगे कि एक्चुअली डिफरेंस कितना आ रहा, किसके बीच का डिफरेंस, तुम जो निकाले हो और जो मैक्सिमम होना चाहिए। तो देखो तो कितना आ रहा है, तुम निकाले 2, मैक्सिमम हुआ 1, इसका मतलब है डिफरेंस आया 1 का। लेकिन ये 1 एटम के लिए आया ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप एक एटम के लिए निकालते हैं। टोटल डिफरेंस निकाल लेना। टोटल डिफरेंस कहने का मतलब जितना एटम है, सोडियम का कितना एटम है, 2, एक के लिए 1 आया तो 2 के लिए कितना हुआ, 2 का डिफरेंस आएगा, मतलब 2 के लिए निकालते तो 2 आता, और यहाँ से कैलकुलेट करते तो 1 का 2 तो 2 का 4 आता। तो ये जो 2 आया, दिस इज द नंबर ऑफ पैरोक्साइड ऑक्सीजन। यही डिफरेंस जो है ना वो पैरोक्साइड ऑक्सीजन का नंबर बताता है, यानी वो नंबर बताता है जितने ऑक्सीजन के लिए तुमको लेना चाहिए था -1, -2 नहीं लेना चाहिए था। समझ पाए हो। तो अब तुम यहां से समझ पा रहे हो कि एक्चुअली सोडियम पैरोक्साइड में 2 ऑक्सीजन, ऐसा यहाँ तो 2 ही ऑक्सीजन ही है टीचर, हम कहेंगे ठीक है,
दो ऑक्सीजन ऐसा है जिसका वैल्यू -1 लेना चाहिए था। आपका ये रॉन्ग क्यों आ रहा है? क्योंकि आप -2 लेकर के बैठ गए हैं। तो धीरे से इसको जैसे ही आएगा कट लगा देना, और जिसके सामने मतलब जो एग्जामिनर को आपको दिखाना है उनको तो आप ये सब नहीं दिखाएंगे ना, इसलिए इसको कट लगाना और अपना फ्रेश कर लेना। तुम जान गए कि टोटल में से 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ तो 2 ही है, हमको उसका -1 लिखना था। तो अब मैं सीधा करेक्टेड वैल्यू यहाँ पर लिख रही हूँ कि करेक्टेड फॉर्म हम कैसे लिखते। सो करेक्टेड ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लिखते हैं x ऑक्सीजन का सोडियम का फाइंड करना है x इंटू 2 प्लस 2 ऑक्सीजन ऐसा है, यहाँ देखो 2 निकला है, 2 ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रखना है। यहाँ तो और बचा ही नहीं, तो 0, 2x -2 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 2, x कितना हो गया बता, 2/2 यानी कितना +1। ठीक है, देखो कि ये ठीक है। चलो अगर ये समझ गए हो तो अब इसको फटाफट करो, कैलकुलेट करो। तो ये तो स्ट्रक्चर से ठीक है, ये दूसरा मेथड हुआ और ये एक दूसरा मेथड हुआ, ये तो समझ ही गए हो। अब खुद से ये वाला करके देखो कि कितना आता है, कितना पैरोक्साइड, कैसे पता चला कि 2 पैरोक्साइड ऑक्सीजन होगा। देखो 1 × 2 प्लस सल्फर फाइंड करना है x × 2, ऑक्सीजन तुम खुद से रखते प्लस करके -2 × 8, पूरे पे कोई चार्ज नहीं है तो 0, 2x 2 + 2x -16 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू 7। आ गया ना रॉन्ग? मैंने क्या कहा था, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का कितना होता है +7। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं, आपका कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट आया है 7 और मैक्सिमम कितना होता है 6। डिफरेंस कितने का आया, फटाफट बोलो, डिफरेंस कितने का आया, 1 का आया। लेकिन ये तो 1 एटम के लिए, यहाँ सल्फर का कितना एटम है 2, सो टोटल डिफरेंस कितने का आया, टोटल डिफरेंस आया 1 × 2 यानी 2 का। यानी यही वो नंबर है जो बता रहा है पैरोक्साइड ऑक्सीजन, नंबर ऑफ पैरोक्साइड ऑक्सीजन 2 आएगा। हर हमेशा जरूरी नहीं कि 2 ही आए, ये मैटर ऑफ चांस कि आपके दोनों पहले दूसरे क्वेश्चन में 2 आ गया। ये हो गया नंबर ऑफ पैरोक्साइड ऑक्सीजन, यानी 2 के लिए हम लोग -1 रखेंगे। तो अब मैंने क्या कहा था, जैसे ही ऐसा आए फट से इसको करो कट। ठीक है, अब तुम यहाँ पर सही सही वैल्यू बनाओ। बोलो हाइड्रोजन का कितना 1 × 2 प्लस सल्फर फाइंड करना है तो 2x प्लस ऑक्सीजन, 8 में से 2 ऑक्सीजन ऐसा होगा जो पैरोक्साइड है, तो उसके लिए क्या वैल्यू रखोगे -1। रिमेनिंग कितना बच गया, 8 में से 2 हटा दिए तो कितना बच गया 6, 6 का नॉर्मल रखोगे -2, पूरा मिला के क्या आ रहा है 0। अब तुम इसको कैलकुलेट कर लो, 2 + 2x -2 -12 इक्वल्स टू 0, ये 2 कैंसिल हो गया, 2x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 6। आ गया ना? देखो ये अच्छा है ना, इसमें बिना स्ट्रक्चर के काम तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लंबा है लेकिन कुछ याद तो नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ हर किसी का स्ट्रक्चर इंडिविजुअली याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट केस क्या था बोलो, CrO5। CrO5 हैज़ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ऐसे Cr लिखोगे, ऐसे 2 ऑक्सीजन लिखोगे, एक्चुअली यही 2 पैरोक्साइड लिंकेज वाला ऑक्सीजन है, यानी टोटल यहाँ 4 पैरोक्साइड ऑक्सीजन है। और वो ट्रिक से भी मैं निकाल के दिखा रही हूँ, ये हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, अब फटाफट देखो क्रोमियम का फाइंड करना है, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ से कितना हो गया +1, यहाँ से भी कितना हो गया +1, ये डबल बॉन्ड टूटा तो कितना हो गया +2, यहाँ से टूटा +1, यहाँ से टूटा +1, सब ऐड कर दोगे तो इट विल बी इक्वल टू +6। लेकिन ये तो ऐसे निकला ना, अगर हमको इसको स्ट्रक्चर याद नहीं है और हम डायरेक्ट मेथड से निकालना चाहते हैं तो केवल दिमाग में याद होना चाहिए कि क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है 6। अब तुम पहले खुद से निकालो, बोलो x प्लस -2 × 5 इक्वल्स टू 0, x - 10 इक्वल्स टू 0, x कितने के बराबर आ गया 10 के बराबर। तो रॉन्ग है, ये नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ही 6 है। अगर ऑब्जेक्टिव है तो 6 को ही टिक कर लीजिए, और अगर करके दिखाना है सब्जेक्टिव है तो आपको ये रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या कहा था मैंने, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट आया 10, मैक्सिमम 6 होता है, तो डिफरेंस कितने का हुआ 4 का। क्योंकि क्रोमियम का एक ही एटम है इसलिए 1 ही से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल भी निकल जाएगा। टोटल डिफरेंस कितना हो गया बोलो, 4 × 1 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 4। ये 4 जो है वो क्या है तुम्हारा पैरोक्साइड ऑक्सीजन।
यानी ये देख रहे हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज को ही ना कहते थे पैरोक्साइड लिंकेज, तो ये दोनों भी पैरोक्साइड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो आप ये बॉन्ड टूटेगा तो कोई चार्ज नहीं आएगा, जीरो, बस क्रोमियम वाला टूटने से -1 आ रहा है ना। वैसे यहाँ भी क्रोमियम से -1 आ रहा है, इसमें भी क्रोमियम से -1 आ रहा है, लेकिन ओ टूटने से तो जीरो आ रहा है। सिर्फ ये ऑक्सीजन जो है वो आपका नॉर्मल ऑक्साइड है। तो पैरोक्साइड ऑक्सीजन यानी इसका जो है, अगर कोई पूछे CrO5 में लिंकेज कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है तो 4, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना डालना है -1। अब यहाँ से डालो वैल्यू, ये वाला कट करो, रॉन्ग हुआ तुम्हारा। चलो बोलो, x प्लस आउट ऑफ 5 4 पैरोक्साइड ऑक्सीजन है, यानी 4 का वैल्यू कितना रखना है -1। कितना ऑक्सीजन और बच गया, सिर्फ 1 का कितना रखना है -2, सब मिलाकर कितना हो गया 0। x -4 -2 इक्वल्स टू 0, x -6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू वॉट +6। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है वो है ब्लीचिंग पाउडर का केस। इस क्वेश्चन को पहले खुद से करो, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl इन CaOCl2। तो तुम क्या करते, तुमको पता होता कि टीचर बताई थी कि कैल्शियम ऑलवेज +2, ऑक्सीजन जो है वो कितना होता है -2, क्लोरीन फाइंड करना है तो x इंटू 2, पूरे पे कोई चार्ज दिखता नहीं है तो 0। अब तुम ये +2 -2 कैंसिल कर देते, 2x इक्वल्स टू 0। फिर ये भी याद आता कि जब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते तो रिजल्ट आता है 0। और तुम जो है सबसे ऑप्शन ए में ही तुमको 0 दिखता, तुम उसको टिक कर लेते और मन में खुश होते अपना मार्क्स ऐड कर लेते। लेकिन एक्चुअली उसके लिए तुमको 0 भी नहीं, निगेटिव मार्किंग होता एंट्रेंस एग्जाम में। क्यों? इसलिए क्योंकि ये आंसर रॉन्ग होगा। एक्चुअली CaOCl2 में क्लोरीन का जो इन्वायरमेंट है वो वैरी करता है। CaOCl एक्चुअली स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है, एक तरफ Cl लगा हुआ और एक तरफ मतलब कैल्शियम से क्लोरीन लगा है, दूसरा Cl जो है वो ऑक्सीजन से लगा हुआ। अब तुम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जरा याद करो, क्लोरीन 3 ऑक्सीजन 3.5, ठीक है, मेटल सब 1 के आसपास है तो चलो चलेगा। इस दोनों में क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस Cl का क्या चार्ज आएगा -1। लेकिन जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन कौन लेकर जाएगा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का -1, क्लोरीन का कितना +1, यानी एक Cl का +1 दूसरे Cl का -1। क्यों आपका वैल्यू 0 आ रहा है, तो अब तो समझ ही रहे हो, एवरेज वैल्यू सीख चुके हो कि इसका +1 और इसका -1, +1 प्लस -1 और 2 क्लोरीन है तो 2 से डिवाइड करोगे तो 0/2 यानी 0 आ रहा है। ये जो 0 आता वो एक्चुअली आपका एवरेज वैल्यू आया। तो अगर ऑप्शन में, मैं यही चीज सबसे कह रही हूँ कि अगर ऑप्शन में सपोज एवरेज ही वैल्यू है और कोई वैल्यू मैच, ये ऑप्शन नहीं दिया होता, डी ऑप्शन नहीं होता, तो करेक्ट ऑप्शन 0 ही आता। ठीक है, आप एवरेज वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन में दिया ही नहीं है एक्यूरेट वैल्यू। लेकिन अगर इस तरह का ऑप्शन है जहां आपको एक से ज्यादा वैल्यू दिया है, तब मोर एप्रोप्रिएट आंसर, मोर करेक्ट आंसर विल बी दिस। यानी ब्लीचिंग पाउडर में CaOCl2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और दूसरे का कितना है -1। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। एक बार सारी चीज को रिवाइज कर लो। मैंने क्या कहा था कि जब आपको क्वेश्चन आएगा जनरल वाला ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप बहुत इजीली फाइंड कर पाएंगे डायरेक्ट मेथड से। आपको वैल्यू पता है, सिर्फ वैल्यू पुट करिए और अननोन जो भी एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लीजिए। कभी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन आता है तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट आप वैलिड है आप लिखते हैं, लेकिन एंट्रेंस में अगर एक फ्रैक्शनल वैल्यू भी दिया जाए और आपको जो है हर एक एटम का अलग अलग, जैसे Ki3 में मैंने कहा कि आप तुमको ऑप्शन होगा, सपोज करो एक के लिए -1 एंड देन 0 0 और एक बार ऑप्शन होगा -1/3, तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर इज -1 एंड 0 0। एक आयोडीन -1 पे है और बाकी दोनों आयोडीन 0 पे है। और ये चीज भी तुमको समझना चाहिए, स्पेशल केसेस के थ्रू तुम ये भी समझ पा रहे हो कि एक्चुअली जो हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हमेशा इंटीजर नंबर में होता है। वैल्यू फ्रैक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज वैल्यू ले रहे हैं। फिर दूसरा केस मैंने कहा कि जहां पर एक से ज्यादा सेंट्रल एटम होता है वहां हो सकता है सेम एलिमेंट के अलग अलग एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग आए डिपेंडिंग उसका इन्वायरमेंट कैसा है। तो वैसे केस में भी आप जो वैल्यू डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे वो एवरेज निकलेगा और एनालिटिकल मेथड से जो निकालेंगे वो एक्यूरेट निकलेगा, क्योंकि वहां आप स्ट्रक्चर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए एनालिटिकल मेथड का भी अपना इंपॉर्टेंस है। नो डाउट डायरेक्ट मेथड बहुत आसान है, लेकिन एनालिटिकल मेथड का भी अपना इंपॉर्टेंस है।
फिर दूसरा कैटेगरी जो मैंने स्पेशल केसेस का बताया, वो बताया वैसे मॉलिक्यूल में जहां पर ऑक्सीजन पैरोक्साइड लिंकेज बनाता है। पैरोक्साइड मतलब क्या, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ ऑलरेडी एक सिंगल बॉन्ड बना चुका है और वो एक ही और बॉन्ड बनाएगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। पैरोक्साइड ऑक्सीजन का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेते हैं, -1। अब ऐसे केस में मैंने आपको दोनों मेथड बताया, एक आप इसको एनालिटिकल मेथड से भी कर सकते हैं, अगर स्ट्रक्चर याद है तो वो आसान होगा, समय थोड़ा बचेगा, लेकिन स्ट्रक्चर याद है तब। और दूसरा मैंने जो आपको एक ट्रिक बताया जिसमें आप स्ट्रक्चर नहीं भी जानते हैं तो भी आप आंसर कर सकते हैं कि हाउ मेनी पैरोक्साइड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, व्हाट विल बी द एग्जैक्ट और यू कैन से व्हाट विल बी द करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। बशर्ते सिर्फ एक चीज इसमें दिमाग में रखना है कि क्रोमियम और सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6, क्योंकि सल्फर के वैलेंस शेल में सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है, वो उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाह करके भी दे नहीं सकता। आज के लिए इतना ही। Thank you. Keep watching, keep learning. Bye bye.